आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इवेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। और टक्कर के फ्राइडे एडिशन में आज बात होगी मिशन यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। मिशन यूपी के तहत गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश से पलायन कराने वाले आज खुद पलायन कर चुके हैं। वहीं 2016 में भी पलायन पर खूब सियासी संग्राम हुआ था। आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश के कैराना से सांप्रदायिक तनाव और डर के चलते हिंदुओं का पलायन हुआ है। और उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पलायन का मुद्दा उठाकर अमित शाह ने बड़ा दांव चल दिया है। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज के फ्राइडे एडिशन में जोरदार टक्कर, पलायन पॉलिटिक्स। हैशटैग पलायन पॉलिटिक्स के साथ आप भी ट्वीट करें। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। क्या इस सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, इस सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। यूपी चुनाव में पलायन पॉलिटिक्स की एंट्री। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा बसपा सपा का खेल चलता रहा। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। पलायन कराने वालों का पलायन। यूपी में कई साल तक सपा और बसपा का खेल चलता रहा। कैराना और पलायन का मुद्दा उठना कोई सामान्य बयान नहीं है। ये सियासत का वो दांव है जिसके दम पर बीजेपी अपने विरोधियों को घेरने का प्लान तैयार कर चुकी है। 2016 में उत्तर प्रदेश के कैराना से सैकड़ों हिंदुओं के पलायन का दावा हुआ। कहा गया कि सांप्रदायिक तनाव और असुरक्षा के चलते 300 से ज्यादा हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार यूपी में बीजेपी का कोई दांव काम नहीं आएगा। तो उधर बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को घेर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अपनी रणनीति बनाती है, उन्हें किसी और की रणनीति की जरूरत नहीं है। इस बार रणनीति बनाई है जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पलायन का मुद्दा उठाकर अमित शाह ने यूपी चुनाव में बहुत बड़ा दांव चल दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पलायन एक बड़ा विषय रहा है 2016 के बाद। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पलायन पॉलिटिक्स के दांव के सियासी समीकरण क्या है, इसका विश्लेषण क्या है। अखिलेश सरकार के दौरान पलायन पर सियासी तूफान आया उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव की सरकार को उठाना पड़ा। इसमें मुस्लिम अपीजमेंट एक बड़ा कारण था। कैराना में 300 से ज्यादा हिंदू परिवारों के पलायन का आरोप था। सांप्रदायिक तनाव और डर के चलते पलायन का दावा किया गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कैराना को कश्मीरी पंडितों के साथ जोड़ा था, जो 1990 में हुआ था, 90 के दशक में हुआ था कि कश्मीरी पंडितों की एथनिक क्लिंजिंग हुई थी। कश्मीर से कश्मीरी हिंदू परिवारों को भगा दिया गया था, उससे जोड़ा था योगी आदित्यनाथ ने। योगी सरकार ने टीम भेजकर पड़ताल कराई तो आरोप सही निकले, यानी 300 परिवारों का पलायन हुआ था डर से, खौफ से। हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़ के, अपनी दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के जाना पड़ा था। क्या पलायन का सियासी दांव समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगा? यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरी
अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब मैं मंदिर भी बड़ा बना दूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, शांति की पार्टी के प्रवक्ता है, यानी पीस पार्टी की प्रवक्ता है। इस बार उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ इनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की है। मेरे साथ इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है डॉक्टर रागिनी नायक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आरएसएस के चिंतक है, विश्लेषक है, आपका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सुमैया राणा, सबसे पहले आपसे। ना गौरव के पास आ रहा हूं ना मैं ना शादाब और ना रागिनी के पास जा रहा हूं। सुमैया जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अखिलेश जी पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। कहा कि 5,000 रुपए का चंदा देना भी चूक गए जो राम मंदिर में वो अपना योगदान दे सकते थे। और यह भी कहा फिर अखिलेश बाबू ने कि हमारी सरकार तो आने दीजिए, मंदिर तो हम बना ही देंगे। अमीश जी, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में एक बात दे दूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें गृह मंत्री लखनऊ में आके कर रहे थे, लेकिन मेरे एक सवाल पर उनको ये खतरा था कि सवाल ना कर लिया जाए। सुबह से मैं हाउस अरेस्ट हूँ, इस वक्त भी हाउस अरेस्ट हूँ, तो गृह मंत्री जी को एक छोटे से सवाल ना पूछ लिया जाए, त्रिपुरा नरसंहार पे ना पूछ लिया जाए, उनसे बेरोजगारी पे ना पूछ लिया जाए, उनसे काला धन वापसी लाने पे ना पूछ लिया जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं ना पूछ लिया जाए। उसके लिए एक महिला को इन्होंने सुबह से हाउस अरेस्ट किया और अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ। एनीवे, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं लखनऊ में आके, एक अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, जब रौंद के चले गए थे इनके मंत्री किसानों को, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए थे, और अब त्रिपुरा में नरसंहार हो रहा है तो अब इनके गृह मंत्री लखनऊ आते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? वो वजह है चुनाव। सिर्फ यहाँ पे आके लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करना, और जो अभी जिस तरीके से अमित शाह जी ने बोला, जो अभी आप सुनवा रहे थे कि उनका खून खौलता है, उनका खून तब नहीं खौलता है जब कोरोना काल में लापरवाहियां होती हैं, जब सिलेंडर की कमी के, ऑक्सीजन की कमी के मारे लोग मारे जाते हैं, लोगों के पैरों में छाले पड़ रहे थे, कोई उनको सवारी मुहैया नहीं हो रही थी, उनका तब खून नहीं खौल रहा था। उनका खून तब कब खौलता है? जो वो बता रहे हैं। तो मैं एक बात तो सीधी ये करना चाहती हूँ कि लोग इनकी बातों को अब पूरी तरह उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। जिन्होंने आप तो विरोधी दल हैं, आपको तो इनकी बातें महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, आपको इनकी बातें सही नहीं लगेगी, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जो अखिलेश जी मंदिर की बात कर रही हैं उससे आप सहमत हैं? देखिए अखिलेश, देखिए जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा मंदिर के लिए या किसी भी मुद्दे के लिए, वो तय है, लेकिन उसको घुमा फिरा के मेन मुद्दों को हटा के आप बात करने पे आ जाइए। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त पे जब पलायन का मुद्दा मेन मुद्दा नहीं है, तरीके से क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या बाहुबलियों पे कार्रवाई मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए? बताइए ना। बिल्कुल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्या मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए? अतीक अहमद पे कार्रवाई मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए? आजम खान पे कार्रवाई मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए? अमीर जी, जहां पर अमीर जी एक धर्म के लोगों को टारगेट करके बाकायदा मारा जा रहा है, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। देखिए, अपराध में धर्म लेके आते हैं, तकलीफ यही होती है। जिम्मेदारी है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधी का धर्म आ जाता है। लेकिन आप यहाँ पे आके अखिलेश जी को टारगेट करते हैं, उनको देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो मुख्तार अंसारी की बात करी, मैंने तो अतीक अहमद की बात करी, मैंने तो अखिलेश जी की बात ही नहीं करी यहाँ पर। मैंने तो मुख्तार अंसारी की बात करी, अतीक अहमद की बात करी, मैंने तो अखिलेश बाबू की बात ही नहीं करी। बेरोजगारी पे सवाल ना कर लिया जाए, महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पे सवाल नहीं। ये अतीक अहमद महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठीक थे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठीक थे? कोशिश की जा रही है। ये गायत्री प्रजापति महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठीक था? देखिए आपका अमीर जी, हाँ, मेरा क्या, मैंने आपको मौका दिया बोलने का। आपने पूरी आपने कार्यक्रम के स्टार्टिंग में अपनी पूरी प्रस्तावना रखी, आपने अपना एक दुखड़ा भी रखा कि आपको हाउस अरेस्ट कर रखा है, वो भी हमने जाने दिया, लेकिन बिना साक्ष्यों के आपने त्रिपुरा की बात कर दी। त्रिपुरा की पुलिस क्या कह रही है, वो फैक्ट आपको चेक करना जरूरी नहीं समझा? आपने बोला त्रिपुरा में नरसंहार हो रहा है, भड़काने का काम आपने करा। बिठाएंगे, व्हाट डज इट मीन? अमीर जी, आप बीजेपी का प्रवक्ता भी बुलाते हैं, आप आरएसएस चिंतक भी बुलाते हैं, और आप भी बीजेपी की भाषा मैं तो देश की बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी हो गया, या अतीक अहमद हो गया, या आजम खान हो गया, एक सेकेंड, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ।
आपको क्यों लग रहा है? अरे लॉ एंड ऑर्डर आपको त्रिपुरा में नहीं दिख रहा है? अच्छा, त्रिपुरा की बात करें। अच्छा, त्रिपुरा में क्या हुआ है? त्रिपुरा में क्या हुआ है? उनको त्रिपुरा में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात, आपने त्रिपुरा का मुद्दा उठाया। मैं जानना चाह रहा हूं त्रिपुरा में क्या हुआ है? त्रिपुरा में क्या हुआ बताइए। आपको नहीं मालूम है क्या हो रहा है? क्या हुआ आप बताइए ना। क्या आप मुझे बताइए क्या हुआ है? सामने आ रहे हैं, आपको नहीं आप मुझे बताइए क्या हुआ है त्रिपुरा में? आप बताइए ना, मैं क्यों बताऊं? क्या हुआ है? देने का काम आपका है, आप बताइए क्या हुआ है? आप बोले देखिए त्रिपुरा में हुआ है, आपने नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास मौका है बताने का त्रिपुरा में क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? हर बार क्या हुआ त्रिपुरा में? अमीश जी, मैं अरे आप त्रिपुरा में बता ही नहीं पा रही क्या हुआ? त्रिपुरा में बताइए क्या हुआ है? त्रिपुरा में बताइए क्या हुआ है? बीजेपी का पार्ट मत बना। मैं देश का पाठ पढ़ रहा हूं और देश का पाठ पढ़ने में अगर किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, बिल्कुल मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैडम मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं त्रिपुरा के बारे में। मैं मैडम आपसे सवाल पूछ रहा हूं त्रिपुरा के बारे में। देखिए मैडम आपने त्रिपुरा का बार बार जिक्र किया। त्रिपुरा में क्या हुआ है? आपने बोला त्रिपुरा में नरसंहार हुआ है। क्या नरसंहार हुआ बताइए ना। इसलिए गलत बयानबाजी मेरे कार्यक्रम में ना करें, 100 और कार्यक्रम है वहां करा करें, वहां करा करें, क्योंकि त्रिपुरा पुलिस ने क्या बोला है वो भी मेरे पास है। और त्रिपुरा पुलिस ने मंगलवार की घटना के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई वो कर रही है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने बोला कुछ लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया के जरिए झूठ परोस रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? त्रिपुरा के नाम पर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपनी चमकाना चाहती हैं क्या? क्या हुआ त्रिपुरा के अंदर? त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ है? त्रिपुरा की पुलिस ने स्पष्ट कहा है और यहां पर लोग भड़काने का काम कर रहे हैं और फिर कहते हैं हिंदू मुसलमान कौन करता है? गौरव भाटिया, मैं आपका रुख कर रहा हूं। गौरव भाटिया, बीजेपी के पास मुद्दे कम है इसीलिए कैराना पर वापस जाना पड़ा 2016 के मुद्दे पर। जवाब, और खून क्यों नहीं खोलता आपका अब वाली कानून व्यवस्था पे? अमीश जी, क्या हम लोग इस पे भी अब चर्चा करेंगे कि अगर मुजफ्फरनगर दंगे हुए और 60,000 हमारे नागरिक ठंड में टेंट के नीचे थे और अखिलेश यादव ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे, ऐसे ऐसे डांस चल रहा था, आप बताइए ये एक मुद्दा नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, याद करिए, मैं बताता हूं आपको, जिसमें समाजवादी पार्टी की सांप्रदायिक सरकार ने कहा कि 5 लाख का मुआवजा हम मुसलमान परिवारों को तो देंगे लेकिन हिंदू परिवारों को नहीं देंगे। क्या यह आज मुद्दा नहीं है? तीसरी बात, आप याद करिए, हर दिन एक दंगा होता था, साल में 200 दंगे हुए थे। अखिलेश यादव के लिए कहा जाता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं और आधा मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव है। आज कानून व्यवस्था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद थर-थर कांप रहे, जेल के अंदर है। 1000 करोड़ की उनकी संपत्ति और बाकी कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त हो गई। क्या यह भी सच नहीं है कि ये लोग ये सांप्रदायिक राजनीति करते थे? मेरे हाथ में है आंकड़े, कहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ एक साल, पर ये मुद्दा आपने 2017 में उठाया शमशान के लिए और आप शासन में आए। मेरा पॉइंट ये है, गौरव जी मैं टोक रहा हूं आपको, मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग शासन में आए, आपने शमशान कब्रिस्तान भी उठाया, आप शासन में आए, आपने कैराना पर एक कमेटी भी बनवाई, कैराना पर आपने रिपोर्ट भी दी, अब शासन में आए, लेकिन अब क्या? अब तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि मंदिर वो भी बनवा देंगे, आपसे बड़ा बनवा देंगे, बोलिए क्या करेंगे आप? आपकी पिच पे वो खेलने को तैयार है। आप ये समाजवादी नहीं, ये परिवारवादी अखिलेश यादव हैं। 200 रुपए की टोटी चुरा के सरकारी बंगले से निकले थे, ये चंदा देंगे, मंदिर बनवाएंगे। और मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? कार सेवकों को मैंने मरवा दिया, और उन्हें गर्व होता था इस बात पे। और मौलाना मुलायम जब उनको बुलाया जाता था तो ये लोग कहते थे कि गर्व की बात है कि हिंदुओं को हमने मार दिया। आज ये तो बदला है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे थर-थर कांपते हैं और जनता की छाती 56 इंच की है। ये तो बदला है कि योगी जी की सरकार में दंगे नहीं हुए, वहां विकास की धारा बह रही है। ये बदलाव जो आया है ना बड़ा, इसी की बात गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने करी। और एक बात और अंत कर रहा हूं,
300 सीटों से ज्यादा हमारी आएंगी। डंके ठीक है, की ये तो चोट वक्त पे कहते हैं, बताएगा इनमें किसकी इतनी हिम्मत कितनी नहीं आएंगी। कि सुमैया 50 सुमैया सीटें सुमैया सुमैया राणा जवाब, सुमैया राणा संक्षेप में जवाब, देन रागिनी नायक एंड शादाब चौहान। आपने मुझसे, देखिए आपने मुझसे फोन पे बोला, एक मिनट रुकिए मैं बता रही हूँ ना, आपने मुझसे फोन पे बोला कि यूपी पॉलिटिक्स पे है, ठीक है, नहीं ये दिया हुआ, कैन यू जॉइन अस एट 7 PM? सुमैया राणा आपको आवाज आ रही है मेरी? सुमैया राणा आपको मेरी आवाज मिल रही है? गौरव भाटिया को जवाब दीजिए। ये क्या जवाब देंगी बताइए। लगता है आवाज नहीं जा रही। सुमैया आवाज मिल रही है आपको? लगता है सुमैया तक आवाज नहीं जा रही। मैं रागिनी जी का रुख करता हूं। रागिनी नायक, आपने गृह मंत्री आज अमित शाह को सुना। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पे कोई बड़ा हमला नहीं करा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है, लेकिन प्रियंका जी मेहनत करने का प्रयास कर रही हैं। और क्या आपको लगता है इस पूरी लड़ाई के अंदर पलायन का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी ने उठाया है और कहीं ना कहीं टारगेट जो है उससे सियासी है? अमीश जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा नहीं और भाजपा के बगुला भगत अपनी पुरानी पोथी पढ़ने के लिए आ गए। और दुख की बात यह है कि धर्म को हथियार बनाकर वही पुराना हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने लगे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं अमित शाह जी को, हालांकि उन्होंने सीधा सीधा वार किया समाजवादी पार्टी पर और उनकी प्रवक्ता जवाब देगी, लेकिन पलायन के मसले में थोड़ा ज्ञानवर्धन अमित शाह जी का और भाजपा प्रवक्ता का मैं जरूर करना चाहती हूं अमित जी आपके माध्यम से। तो आज भी देश में सबसे ज्यादा पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। और ये पलायन होता है भूखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, ठप पड़े धंधे पानी के कारण और पेट पर पड़ी हुई लात के कारण। लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जैसा आपने भी कहा, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, अब्बाजान, इन्हीं सब के इर्द गिर्द बात होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने आज अमित शाह जी दूरबीन लेकर ऐसे 2 शून्य दिखा रहे थे, दूरबीन लेकर बाहुबली को ढूंढ रहे थे। तो वो कहते हैं ना, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। भाई सबसे बड़ा बाहुबली आज जिसका बेटा अंदर है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, उस गृह राज्य मंत्री को बगल में खड़ा करके बाहुबली ढूंढ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने समय में सबसे बड़े बाहुबली वही गुजरात के थे, तड़ीपार भी हो गए थे, तो दूसरे कहां बाहुबली नजर आएंगे उनको। तो इस तरीके का मजाक उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आज एक बड़े मंच पर अमित शाह जी ने जो किया है, मुझे लगता है कि आज अपनी जगहसाई की है। और राम मंदिर पर एक लाइन और बोल दूं, फिर आप चले जाइएगा गौरव भाटिया जी के पास। तो ऐसा है कि जिस तरह से राम नाम का चंदा 90 के दशक से बटोर रहे हैं, अंटी में कर रहे हैं, उसी तरीके से अब राम मंदिर का श्रेय भी इनको बटोरना है। ठीक है भाई मोदी सरकार के अध्यादेश लेकर राम मंदिर का निर्माण कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्माण हो रहा है। जो मतलब आप कहते हैं कि मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ना ले, आप ये चाहते हैं कि मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ना ले, मंदिर का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को मिले। मुंह में राम, सुनिए ना, देखिए ये हर राजनीतिक दल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो उसका पक्ष हम, वही तो फर्क है। सब राजनीतिक दलों ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हम मानेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा था हम सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। फर्क वहीं आ जाता है ना मैडम, आपने खुद ही बात बोली इस बात को। ठीक है, ओके सुधांशु, ओके पूरी करने दीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात को करा। गौरव भाटिया, एक लाइन बोलने दीजिए। जिन लोगों की राजनीति ही मुंह में राम बगल में छुरी पर चल रही हो, वो राम राम बोलते हैं तो भी लोगों को अब मरा सुनाई देता है। और रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है मैडम संक्षेप में राम के नाम, ठीक है, रागिनी आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया राम मंदिर के जमीन को शदाब भी लगातार इंतजार कर रहे हैं, उसका भी चंदा खा रहे हैं। जी चंदा चोर है। जी मैडम आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव भाटिया, क्या देखिए, कांग्रेस में प्रवक्ता आते हैं, अध्ययन नहीं करके आते हैं। इन्होंने बात करी मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए थे ना, ये सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है। इस फैसले में क्या लिखा है बता दूं आपको। इसमें लिखा है कि केंद्र में जो आप कांग्रेस की सरकार थी ये फेल हो गई और दंगे होने दिए, और प्रदेश में सपा की सरकार थी। दूसरी बात, आज एक बड़ा प्रश्न है
जगदीश टाइटलर जिसने नरसंहार किया आरोपी है, उसको सोनिया गांधी जी ने महिमा मंडन करके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया। क्यों बनाया बताएंगे ये। तीसरी बात, अगर प्रियंका वाड्रा गांधी में राजनीतिक हैसियत है तो वो चुनाव लड़े। मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि प्रियंका वाड्रा गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी, ये उत्तर दे दे। चौथी बात, सोनिया गांधी जी ने 2 साल से रायबरेली क्या एक बार भी जाना सही समझा? कोविड के संकट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेहनत कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी जी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। और एक बात और कह दूं, खानदानी चोर कौन है? खानदानी चोर आपको पता है? छोटा सा बच्चा पैदा होगा, पूछ लीजिए, कहेगा कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। और जहां तक ये लोग गुंडों की बात करते हैं, तो मुख्तार अंसारी को कौन बचा रहा था? अमीश जी, अब इतना मुझे भी जवाब देने का मौका दीजिएगा। बचा रही थी प्रियंका वाड्रा गांधी। जवाब रागनी जवाब उत्तर प्रदेश 30 सेकंड रागनी जवाब, देन शदाब चौहान। प्रतिज्ञा है ना, 7 प्रतिज्ञा है, मेरा चेहरा इनकी 7 प्रतिज्ञा है, 7 सीटें इनकी नहीं आने वाली हैं अमीश जी। इनको दूरबीन से भी अगर ढूंढेंगे तो कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देगी। और इसीलिए ना ये 3 में ना 13 में, और ये खत्म अमीश जी, अब मुझे जवाब देने का मौका दे दीजिए। बोलिए। मैंने धैर्य से सुना भाजपा प्रवक्ता को। किस लिए? तो देखिए, अभी दशहरा गया है, जगदीश टाइटलर पे बताइए। रावण जलकर भस्म हो गया। गौरव हाँ, मैं बता रही हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रवक्ता नेताओं का अहंकार भस्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा आप देखिए गौरव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। गौरव देखिए, मैं आपको कुछ कहूंगी, आप मुझे कुछ कहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छी बहस करते हैं ना, एक शुरुआत करते हैं, ये हम दोनों ही करते हैं। क्यों? अभी आपको समय मिला, आपको समय मिला कि नहीं चुप होंगे तो मैं सवालों के उत्तर दूंगी। आपको डर मुझे 1-1.5 मिनट का समय तो दीजिए। चलिए जगदीश टाइटलर पे उत्तर दे दीजिए। अच्छा ठीक है गौरव। जगदीश टाइटलर जिसने नरसंहार किया। अमीश जी, आप एंकर हैं या भाजपा प्रवक्ता एंकर हैं? कमेटी में जगह या आप भाजपा प्रवक्ता हैं? क्या बात है, ये निर्धारित कर लीजिए, आप फिर मेरे पास आ रागिनी देखिए यही प्रॉब्लम है। देखिए, आपको भी मौका मिला, गौरव को भी मौका मिला, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप भी सेटिस्फाइड नहीं है, और उल्टा आप बोल रही है कि आप भाजपा प्रवक्ता हैं। मतलब कमाल आप लोग करते हैं। मतलब आप दोनों को मौका मिल रहा है। जवाब तो देने दीजिए। क्या मैं गौरव बोलिए अपनी बात को बोलिए ना। क्या मैं गौरव के बीच में? गौरव मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप मुझे भी सिंगल स्क्रीन पर करके जवाब लीजिए, जैसे आपने। एक सेकेंड देखिए, अब आप ये प्रवक्ताओं को ये गाइडलाइंस किसी को देने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंगल स्क्रीन पे लीजिए, फलाने का ऑडियो डाउन करिए, आप अपनी बात को रखिए। गौरव देखिए, मैं आप दोनों के पास जाऊंगा, मैं शदाब चौहान के पास चला जाऊंगा। बोलिए आप, रागिनी बोलिए प्लीज। 1 मिनट का जी रागिनी जी बोलिए। हाँ, तो देखिए, मैंने कहा कि अभी दशहरा गया, दशहरे में रावण जल के भस्म हो गया, लेकिन अहंकार जो है भारतीय जनता पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, वो भस्म नहीं हुआ। जगदीश टाइटलर सुबह से ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, खुद ही ज्ञान अर्जित करके नहीं आए। जगदीश टाइटलर कन्विक्टेड तो छोड़िए, चार्जशीटेड भी नहीं है। और ये मैं आपको खबर दिखा रही हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की 2 फरवरी 2002 की खबर है, जिसमें लिखा है कि 49 आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर 14 एफआईआर हुई सिख दंगों में 1984 में। ये खबर है। तो पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर दूसरों के ऊपर बात करें। और मैं कह रही हूं कि अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, सब जेल में हैं, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा भी नहीं लिया गया है, पद से हटाने का भी काम नहीं किया गया है। अगर आप एडीआर का सर्वे देखें तो 37% जो भाजपा के एमएलए हैं, उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामला, यानी कि 83 ऐसे एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या का मामला है। मुख्तार अंसारी को पंजाब में कांग्रेस की सरकार ही बचा रही थी। मुख्तार अंसारी को पंजाब में कांग्रेस का शासन ही बचा रहा था। इंटरेस्टिंग ये बहुत है। मैं शदाब चौहान का मुझे रुक करना पड़ेगा। शदाब चौहान, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, शदाब चौहान, नहीं देखिए, शदाब चौहान अभी तक कार्यक्रम में नहीं आए, प्रोफेसर रागी अभी तक कार्यक्रम में नहीं आए, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। शदाब एक सेकंड, मैं रागिनी आपको आगे मौका दूंगा। शदाब, आप जो गृह मंत्री का दौरा हुआ, रागिनी इंतजार करिए, जो गृह मंत्री का दौरा हुआ और उसमें जो पलायन की बात बोली, वाकई वो बात सत्य है, पलायन तो हुआ था कैराना से। अमीश जी, पलायन नामी जिन
2016 में मुसलमानों को बदनाम करके एक सांप्रदायिक माहौल तैयार कर मुसलमानों को एक विलन बताते हुए राजनीतिक लाभ के लिए तैयार किया गया, जिसकी फैक्ट फाइंडिंग जो टीम सी को रिपोर्ट दे दे और बेशक पलायन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में गांव से। अरे सुन लीजिए, रिपोर्ट में सुन बात को सत्य पाया गया, रिपोर्ट आई। अमित जी लेट मी कंप्लीट। नहीं, लेट मी, आई एम लेटिंग यू कंप्लीट। मुझे वो रिपोर्ट दे दीजिए। आप फैक्ट को झुठला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बताई थी उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में आया हुआ कि सारे आरोप सही थे। कैराना में पलायन हुआ, लोगों ने मकान दुकान छोड़ के चले गए थे अपनी। ऐसे कौन अपना घर छोड़ देगा? आज की तारीख में कहते कश्मीरी पंडितों ने भी अपना घर नहीं छोड़ा था, खुद से चले गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए। अब अमीश जी मुझे पूरी बात, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं और कैराना मेरे घर जैसा है, तो मैं इसलिए पूरी कंप्लीट कर ले दीजिए। कैराना से लोग जो गए थे उसमें 70% लोग कारोबार की वजह से गए थे, क्योंकि यह हमारा कल्चर है कि हम सिटी एरिया की तरफ कारोबार को जाते हैं। कैराना सिटी एरिया नहीं है, एक छोटा सा नगर है, इसलिए लोग मूव किए। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपराधिक स्थिति रही है, आज भी है, और आज भी हालात ये है कि रोजाना बलात्कार की घटनाएं आज भी होती हैं, लूट डकैती की आज भी उत्तर प्रदेश में होती है, मर्डर आज भी होते हैं। और आपने बोला मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, यहां पे मुसलमानों का नाम किसने ले लिया? खुद ही आपने बदनाम करने की बात कर रहे हैं आप। मैंने इसलिए लिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब उपचुनाव में बड़े बड़ी भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि इनसे डर करके, किसी ने कहा टोपी वालों से डर करके, तो वहां लोग धर्म की वजह से डर के नहीं गए थे, अपनी प्रगति के लिए। और जो वहां का अपनी प्रगति के लिए, कश्मीरी पंडित की अपनी प्रगति के लिए अपना मकान दुकान अपने बर्तन छोड़ के चले गए थे। आप कश्मीर बहुत अच्छी बात है ये। नहीं, अफगानिस्तान में भी जो हवाई जहाज से लटक के आ रहे हैं वो अपनी तरक्की के लिए आ रहे हैं अफगानिस्तान से बाहर। अमीर जी, जिस प्रकार से आपने गौरव को, रागिनी को मौका दिया, मुझे मौका दीजिए। मैं गृह मंत्री जी के राम मंदिर वाली बात, अरे सबसे ज्यादा शिकायत तो आप गौरव और रागिनी की, सबसे ज्यादा शिकायत तो रागिनी जी कर रही हैं, गौरव जी कर रहे हैं। बोलिए। चलिए वो उनको करने, उतना समय मुझे दे दीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब होना चाहिए। गृह मंत्री जी ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, तो आज मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी का, उन्होंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से दबाव में बीजेपी ने फैसला दिलवाया था, न्याय पर फैसला नहीं था। उन्होंने कहा हम बनवा रहे हैं। दूसरी लास्ट पॉइंट, अखिलेश जी कहते हैं हम मंदिर बनवाएंगे, मतलब साफ है कि सब मंदिर खेल रहे हैं, किसी को देश की चिंता नहीं है। और याद रख लीजिए कि राम मंदिर में कौन चंदा दे चंदा नहीं दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ढूंढ रहे थे ना दूरबीन से, उनके बराबर में अपराधी खड़ा था और खुद ये तड़ी पार है, तो क्या ढूंढेंगे? और पलायन के नाम पर जिन फैलाने वालों का जवाब 2022 में जनता देगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा होगा, अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज होगा। अहकाम इलाही आपने बोली ना अपने एजेंडे की बात, निजाम मुस्तफा का राज होगा। संविधान का राज नहीं चाहिए आपको, निजाम मुस्तफा का राज चाहिए प्रोफेसर रागी। और फिर कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। बिल्कुल, वो राज चाहिए जिसमें अब ठीक है प्रोफेसर रागी। देखिए अमीश जी, ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ला करके राम मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में यह भेज करके नहीं कहवाया कि इसकी सुनवाई टाल दी जाए। लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम नहीं किया, फैसिलिटेट किया उसको। दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आप ध्यान रखिएगा राम सेतु पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था। यही अर्जुन सेन थे जिन्होंने अयोध्या में एक प्रदर्शनी लगाई थी, सहमत ने, जिसने राम और सीता को भाई बहन दिखाया था और 4 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। राम को मिथक तक डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी बात देखिए, अभी इन्होंने कहा, सादात जी ने बहुत साफगोई से इनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि हम निजाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं। जब ये आपने कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं अमीश जी कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म होता है। नहीं, मैंने कहा कि आतंकवाद का तो धर्म कोई मानता नहीं है, लेकिन अपराधी का धर्म मान लिया जाता है। सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, मुझे अपनी बात कहने देने, तो मेरा समय तो बहुत कम ही होता है ना, तो आप दोनों में लड़ाने लगते हैं तो हम बीच में फंस जाते हैं। देखिए, आतंकवाद का धर्म होता है, ये हमारी बौद्धिक कायरता है कि हम उसे कहने से डरते हैं। दुनिया में कौन धर्म आतंकवाद का सृजन करता है, उसकी किताबें कैसे आतंकवाद को पालती हैं, पोसती हैं, खड़ी होती हैं और उसका
पूरी दुनिया में नर्तन कैसे हो रहा है आतंकवाद के नाम पे, रक्त रंजित किसके हाथ हैं, ये सब कोई जानता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। जहां तक सुमैया राणा की सवाल है, तो आप सोच सकते हैं कि और समाजवादी पार्टी की आप तस्वीर, इसी से आपको पता लग सकता है कि एक व्यक्ति तो मुनव्वर राणा जैसा व्यक्ति कहता है कि तालिबान ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो जिसके हाथ नग्नता, नृशंसता और जंगली कायरता और बर्बरता से सने हुए हैं, उसको शरीफ बताने वाला परिवार से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो भारत के संविधान में आस्था जताएगा? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर फ्राइडे एडिशन पर पलायन पॉलिटिक्स। शादाब, आपके पास आता हूं क्योंकि आपने प्रोफेसर रागी को सुना, उसका क्विक रिस्पांस। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब नफरत में जिस तरीके से ये भूल जाते हैं कि गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सिखों की हत्या, गुजरात का कत्लेआम, मुजफ्फरनगर का कत्लेआम और त्रिपुरा में मस्जिदों को जलाना, नरसंहार, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर ये सब करने वाले मुसलमान त्रिपुरा के बारे में अगर आपके पास फैक्ट है ये तो मत बोलिए, ये भड़काने का काम मत करिए चैनल पे। मेरे पास फैक्ट है। क्या फैक्ट है आपके पास? धर्मनगर में 144 क्यों लगाई गई है? धर्मनगर में 144 क्यों लगाई गई? 144 मतलब का 144 का मतलब ये नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं। त्रिपुरा पुलिस ने क्या बोला है? क्यों लगाई गई है? क्या मस्जिदें नहीं जलाई? नहीं, क्या फिर झूठ बोल रहे हैं आप? जलाई गई, बोल दीजिए मस्जिद पे हमला नहीं हुआ, बोलिए नहीं हुआ, बोलिए मस्जिद पे हमला नहीं हुआ, अपने चैनल पे बोलिए। ये झूठ फैलाया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है त्रिपुरा में, और उसके खिलाफ ये राहुल गांधी जी और ये सब लोग बोलने, कोई गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते? अंगूठे में चोट लग गई थी शिखर धवन के, तो मोदी जी ने ट्वीट किया था, लेकिन त्रिपुरा पे ट्वीट नहीं करते हैं। और संगीत ये आप जो बात कर रहे हैं ये फैक्चुअली रॉन्ग है। मैं एक सेकंड, त्रिपुरा के ऊपर मैं गौरव भाटिया से रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले प्रोफेसर रागी अपना हाथ खड़ा करें। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड में बोलिए आप अपनी बात को। नहीं, अगर मेरी पुलिस को पढ़िए उन्होंने क्या बोला। देखिए अमित जी, देखिए अमित जी, हमारा एक छोटा सा ड्राइवर भी जानता है इस बात को कि जिस दिन मुसलमानों की आबादी इस देश में 25 से 30% होगी, ये वही बात करेगी, तालिबान यहां भी खड़ा होगा। पश्चिम बंगाल के जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां से मुसलमान हिंदुओं की क्या दुर्दशा है ये सबको मालूम है। इस देश का दुर्भाग्य है कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म में जीते हुए इस देश को बंधक बना दिया है। आईएसआई के एजेंट नहीं है, आईएसआई के एजेंट नहीं है। हम मुसलमानों की और तालिबानी इस्लाम की वास्तविकता जानते हैं। इस देश के अंदर रेडिकल इस्लामिस्ट की हालत वही है। जो इस देश का मुसलमान कर रहा है, कोई भी बहुसंख्यक समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, और किसी भी बहुसंख्यक समाज को ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बनने वाले मुल्क को रिजेक्ट कर चुके हैं। अरे कोई नहीं रिजेक्ट किया, तुम्हारे बाप दादों ने रिजेक्ट नहीं किया था। ये झूठ मत बोलो, बिल्कुल मत झूठ बोलो, बिल्कुल झूठ मत बोलो। यही इन्हीं मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ही पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। तुम्हारे बाप दादों ने ही पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। ये झूठ मत बोलो। एक सेकंड, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए कैसे भ्रम फैलाया जाता है। ये बड़े ही प्रतिष्ठित वेबसाइट की, अखबार की एक खबर है। डीजीपी त्रिपुरा कह रहे हैं, और मैं पढ़ देता हूं, नो मॉस्क वॉज बर्न्ड, पिक्चर्स फेक। किसी भी मस्जिद को जलाया नहीं गया, और जो वीडियो और जो तस्वीरें फैलाई जा रही हैं ये गलत हैं। इसके बाद भी यहां पे बैठ के बार बार ये बात कहना कितना उचित है। दूसरी बात, ये वो शादाब चौहान हैं जिन्होंने लिखा था गुड मूव बाय तालिबान। इनका ट्वीट है 14 अगस्त का, और नीचे लिखा था कि भारत में भी इलाही निजामे मुस्तफा होगा। मतलब आप समझे, मुसलमानों की बात करेंगे, उनकी हुकूमत होगी। तो हाँ, और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि संविधान का राज जो है स्थापित भारत में और उत्तर प्रदेश में, उसको बदल दे और शरीयत कानून ले आए। अगर दम हो तो कोशिश कर लेना, 2 सीटों से ज्यादा तुम्हारी नहीं आने वाली। अब मैं कांग्रेस पे आना चाहता हूं। कांग्रेस के लिए कहा जाएगा अदजल गगरी छलकत जाए, नोजल गगरी कांग्रेस कहलाए। इनकी प्रवक्ता वकील हैं, बताते हैं। अब मुझे पता चल गया कि क्यों इनकी जमानत जब्त होती है, पढ़ती लिखती नहीं है। इन्होंने क्या कहा
कि जगदीश टाइटलर जो है वो आरोपी भी नहीं है। आप पढ़िए नानावती कमीशन। और सज्जन कुमार सांसद कांग्रेस के रहे दिल्ली। एक मिनट रुक जाइए अमीर जी, प्लीज वेट, आई नीड 30 सेकेंड्स टू कंप्लीट माय पॉइंट। सज्जन कुमार सांसद इनके रहे और उसके बाद उनको सजा हुई है दिल्ली हाई कोर्ट से। और आज उत्तर प्रदेश में हमारे 86 लाख कार्यकर्ता हैं। आपको मालूम है पिछले चुनाव में जैसे आपकी जमानत दिल्ली में जब्त हुई थी, वैसे ही 54 लाख वोट मिला था। हमारे कार्यकर्ता 86 लाख है। जवाब गौरव अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। मेरे को देखिए, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी है, उनकी बात भी मुझे जाना है। वो भी वरना बीच में मैं बोलूंगा। ना बीच में क्यों बोलेंगे आप? आपको वक्त मिला आपका, बीच में क्यों बोलेंगे? रागनी का वक्त है अभी, रागनी। ना गौरव मैंने पूरा टाइम देखा। मैंने आपको 1 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन आप 1 मिनट से काफी ज्यादा बोले, 2 मिनट लगभग बोले। आप अपने वक्तव्य को आपने रखा, अच्छे से रखा, उससे भी ज्यादा रखा होगा। ओके रागनी मेक योर पॉइंट। मेरा एक सवाल, देन अनुराग, मैं आपको मौका दूंगा सवाल आगे पूछने का। बोलिए रागनी। अमीश जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपके दर्शक देख रहे हैं वही जान जाएंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मैंने कहा कि जगदीश टाइटलर कन्विक्टेड तो छोड़िए, चार्जशीटेड भी नहीं है, एंड आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। आप गूगल पर आपके दर्शक सर्च कर सकते हैं। पहली बात, झूठ ये बोल रहे हैं सज्जन कुमार जी कन्विक्टेड है तो जेल में है, कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है। लेकिन आज भी अजय मिश्र टेनी इस देश के गृह मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं। जब उनके खुद के लड़के ने, कपूत ने लखीमपुर में नरसंहार किया, हत्याकांड किया, इस बात पर भी मैं जमी रहूंगी, अड़ी रहूंगी। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। ये बार बार ये कहना कि अमित शाह जी ने आज एक बड़ी बात कही कि मेरा खून खौल रहा था, ये देखकर कि पहले कितना अपराध और पलायन हो रहा था। मैं त्रिपुरा की बात नहीं करती, पर मैं ये कहूंगी कि देश के गृह मंत्री का खून खौलना चाहिए था। असम और मिजोरम के बीच में जो कानून व्यवस्था भंग हुई है उसे देखकर भी उनका खून खौलना चाहिए था। जब 1600 शिक्षक कोविड ड्यूटी करते हुए पंचायत ड्यूटी करते हुए कोविड के समय उत्तर प्रदेश में मर जाते हैं, उनका खून खोलना चाहिए था। जब उत्तर प्रदेश में 5 लाख वैकेंसीज रहती हैं और लोग बेरोजगार होकर घूमते हैं, उनका खून खोलना चाहिए था। जब लखीमपुर और उन्नाव जैसी घटनाएं होती हैं, एक मिनट पूरा करने दीजिए, उनका खून तब भी खोलना चाहिए था जब गंगा के पाट लाशों से पट गए थे। उनका खून खोलना चाहिए था जब 150 विधायक भाजपा के अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन में बैठकर कह रहे थे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनका खून खोलना चाहिए था जब भाजपा के सांसद कौशल किशोर और राजेंद्र अग्रवाल स्वयं कोविड मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे थे। अमित शाह का खून तब नहीं खोलेगा क्योंकि वो सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश की दशा बद से बदतर हो रही है और यही कारण है कि आज डूबते को तिनके का सहारा जिस तरह चाहिए होता है, भाजपा को धर्म पर अपनी सियासत करने का सहारा चाहिए है, और वही आज उन्होंने किया। पूत के पांव पालने में दिख गए। अगर धर्म को हटा दिया जाए अनुराग भदौरिया, आज अमित शाह ने जो बोला वो हमारे सामने है, लेकिन अखिलेश जी ने भी बोला। अखिलेश जी ने बोला कि हम भी मंदिर बनाएंगे, अब इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अमित शाह ने बोला कि चंदा ही दे देते 5000 का, उससे भी छूट गए। नहीं, पहले तो उनको बोलना चाहिए था दान और दक्षिणा दी जाती, चंदा नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं ना, इनको प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं है। जो प्रोग्राम की जमीन का सौदा कर रहे हो, जो जमीन में दलाली खा रहे हो, प्रोग्राम की क्या बात करेंगे। और खून खोलने की बात, कोविड काल में हमारे अपने लोग, लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए और खून खोला ही नहीं। कैसा खून है भैया जो अपने लोगों के मरने पे नहीं खोला। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की मौतें होगी, खून खोला ही नहीं। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की बुखार से मौतें हो रही हैं, खून खोल ही नहीं रहा है। और अच्छा, पलायन के वक्त आपकी सरकार थी, खून खोला था आपका, आपको गुस्सा आया था? हाँ बिल्कुल। आप नहीं जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। उसके बाद उनके बगल में गृह राज्य मंत्री खड़े हैं जो जिम्मेदार हैं लखीमपुर की घटना की, जहाँ पे 8 लोगों की मौतें हो गई, रौंद दिया गया। अंग्रेजों जैसा शासन, खून खोला ही नहीं। खून है कि भैया समय समय पे खोलता है, समय समय पे नहीं खोलता। कैसा खून है भैया, ऐसा खून तो पता लगाना पड़ेगा। और दूसरा, ये खून नहीं खोलता है जब यहाँ पे ठीक है गौरव भाटिया, रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया, खून नहीं खोला। गौरव भाटिया जवाब, पॉलिटिकल खून खोल रहा है क्या ये? गौरव भाटिया जवाब। उत्तर प्रदेश की बेटी का चीरहरण हुआ, खून खोला। ठीक है अनुराग लगातार नहीं, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। गौरव भाटिया जवाब, 40 सेकंड। गौरव भाटिया जवाब। वहाँ पे पुलिस वाले ठोक देते हैं। गौरव भाटिया रिप्लाई।
यहाँ पेट्रोल और डीजल की महंगाई से लोग आत्महत्या कर हाँ, रहे हैं, खून चुप खौल कराएंगे नहीं रहा है। तभी तो जेनरेटर बंद नहीं होगा तो आप कैसे बताइए, उत्तर देंगे? आप बताओ 115 रुपए डीजल पेट्रोल हो गया, खून खोल ही नहीं रहा है। कैसा खून है भैया? शांत कराइए जो ना, गरीब यहाँ प्लीज। बेचारा मरा जा रहा है, खून खोल ही नहीं रहा है। किस 700 से ज्यादा किसानों की मौतें होगी, खून खोला ही नहीं। अरे भैया खून कब खोलेगा, बताओ ना। अमित उसी जी समय आप बात देख कीजिएगा। लीजिए, समय शांत समय करा मेरा पाए तो उत्तर दे दूंगा। समय मेरा अब खत्म हो रहा है। ओके गौरव बोलिए। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, प्रियंका वाड्रा गांधी की ये राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो चुनाव लड़ ले, और चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जमानत भी वैसे ही जब्त होगी जैसे रागिनी नायक की हुई थी। और सपा की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमने राम सेवकों को गोली से मरवा दिया। आज ये मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये तो हमारी विचारधारा की बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है कि जब सपा का राज था तो उसे कहते थे जंगल राज, गुंडा राज। 2014 में 5150 हत्याएं हुई, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक। 2013 में 5041 सर्वाधिक। ये 30% से 40% की कमी आ गई है। कैसे? क्योंकि आज कानून का राज है, ये फर्क है। और एक बात मैं और कह दूं, हमारे यहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नीति से हम आगे बढ़ते हैं। हम धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते। मेरे पास समय इतना ही है, फिलहाल टक्कर में इतना ही। लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि पलायन वाकई सत्य था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कई और मोड़ आएंगे। नमस्कार।